नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैक बोर्ड के द्वारा क्लास 12 का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है, जिसमें आज हम लोग क्लास 12 का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र विषय का मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं, बिल्कुल ही आसान और स्पष्ट भाषा में। दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जैक के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया जाता है वो आप लोग को पैटर्न बताता है, इसलिए आप लोग को हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझना जरूरी है और उसको डिटेल से समझना जरूरी है। इसलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, क्योंकि इस चैनल के थ्रू से जो है पिछले साल काफी सारे स्टूडेंट ने पढ़ा है, वो भी डिटेल के साथ, और उन्होंने 90 प्लस स्कोर भी किया हुआ है। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं। दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहां पे देख सकते हैं ये जो क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर है, आप देख रहे हैं, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का, जिसमें आप लोग को 4 विकल्प रहेंगे, 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से जो सही आंसर होगा उसको टिक करना है। और इसमें आप लोग को समय दिया गया है 1.5 घंटे का, ठीक है। और ये कितना मार्क्स का रहेगा? 40 मार्क्स का रहेगा। दोस्तों, इसमें आप लोग को 2 बुक पढ़ना है, एक माइक्रो और एक मैक्रो, ठीक है। और दोनों में जो है 20-20 अंक के ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। कितने? 20-20 अंक के, यानी टोटल आपका होता है 40 अंक। दोनों ही बुक जो है आप लोग को इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट करवाया जाएगा। वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है और भी आगे वीडियोस आप लोग के डिमांड पर अपलोड किया जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को डिटेल से समझ लेते हैं ताकि आप लोग का कोई भी डाउट ना रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो का सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस साल भी दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। इस पर मैंने ऑलरेडी जो है सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। क्या पूछा गया सवाल यहां पे देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था की किस समस्या का समाधान उत्पादन की तकनीक के चयन से है? विच प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहां पे पूछा गया है उत्पादन की तकनीक के चयन से, यानी चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड पूछा गया। दोस्तों, यह सवाल जो है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या से रिलेटेड है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी से रिलेटेड है, जिस पर मैंने ऑलरेडी जो है सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। हाल ही में एक सप्ताह पहले भी जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाया है, जिसमें भी इसके बारे में मैंने डिस्कस किया। अगर उस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन घुमा के पूछे तो आप उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पे देख सकते हैं जो पूछा गया है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्या होती है, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी का अगर बात करें तो क्या क्या है? पहला है आपका दोस्तों क्या उत्पादन करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा है कैसे उत्पादन करना है, हाउ टू प्रोड्यूस। और तीसरा है किसके लिए उत्पादन करना है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है। दोस्तों, यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया है, यहां पूछा गया क्या कि किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है? विच प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन सी। यहां दोस्तों बात करें कैसे उत्पादन करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, इसमें दोस्तों हम लोग क्या देखते हैं, ये जो है अगला चयन है उत्पादन की तकनीक का, ठीक है। द नेक्स्ट चॉइस इज द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को दोस्तों याद रखिएगा इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए साधनों को कैसे संयोजित किया जाए। किसी विशेष संसाधन की उपलब्धता के आधार पर अर्थव्यवस्था जो है श्रम एवं पूंजी प्रधान तकनीक के मध्य चयन करती है। याद रखिएगा, क्या? श्रम, ठीक है, एवं पूंजी, श्रम एवं पूंजी प्रधान के मध्य जो है आपका चयन करती है, ठीक है। इसको अगर इंग्लिश में कहें तो एन इकोनॉमी में चूज बिटवीन लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। लेबर इंटेंसिव दोस्तों याद रखिएगा, लेबर इंटेंसिव और आपका हो जाएगा कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। टेक्निक्स के बीच जो है वो चयन करती है। तो यहां पे आपका जब भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा तो आपका ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, मैंने इस पर अलग से सेपरेट वीडियो बनाया के रखा हुआ है, आप लोग प्लीज उसे जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल जो है दोस्तों आप लोग का सब्जेक्टिव टाइप में भी 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो प्लीज जाके आप लोग इसको देख लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम में सब्जेक्टिव सवाल में भी अगर पूछा जाए तो एग्जाम में ना छूटे, ठीक है। वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। और अर्थशास्त्र का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके कई इंपॉर्टेंट वीडियोस को आप लोग को वहां पे मिल जाएगा, तो प्लीज जाके देख लीजिएगा अगर आप लोग 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एकदम डिटेल के साथ। थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा ताकि आप लोग का हर एक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते चले।
दोस्तों इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हर साल क्वेश्चन को पूछा जाता है। ये जो है 3 रूल पे बेस्ड है दोस्तों। इसको तीनों तरीका से एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये दोस्तों सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। इसलिए आप लोग पेन एंड पेपर लेकर नोट करते चलिए जो मैं इंपॉर्टेंट बातें आप लोग को बता रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों यहां पे देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान डैश होता है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन द वैल्यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज डैश। ठीक है, तो यहां पे एक वर्ड आपको दिखाई मिल रहा है यूटिलिटी यानी उपयोगिता। तो आखिर ये उपयोगिता होता क्या है दोस्तों? इसका अर्थ यह है दोस्तों उपभोक्ता को मिलने वाली संतुष्टि, जब वह अपना धन ऐसी वस्तु पर खर्च करने को इच्छुक हो जिनमें उसकी इच्छाओं को संतुष्ट करने का गुण होता है। दोस्तों आप अपना पैसा उस जगह पे खर्च करना चाहेंगे जिससे आपको उस वस्तु को खरीदने पर जो है उसके गुण के कारण आपको संतुष्टि मिलता है, तभी तो आप उस चीज को खरीदते हैं। यानी उसमें उस वस्तु में कुछ ना कुछ ऐसी उपयोगिता निहित रहती है जिसके कारण ही आप उस चीज को क्या करते हैं, परचेस करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, तो यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ क्या होता है, कमोडिटी होता है। इसको नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहां पे दो वर्ड अलग अलग देखने को मिल रहा है आपको, एक कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी और दूसरा सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी। तो आखिर ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है दोस्तों? तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, The additional satisfaction or benefit that a consumer derives from a buying an additional unit of a commodity or service। ठीक है, जैसे इसका बात करें कि उपभोग के यहां पे बात किया गया किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से। जैसे आप यूज करते हैं एक सप्ताह में, मान लेते हैं एक सप्ताह में या पूरा महीना में आप 2 साबुन या ठंड के दिनों में 2 साबुन ही यूज करते होंगे। बहुत सारे बच्चे तो इसमें से कहेंगे कि सर हम तो यूज ही नहीं करते हैं, बहुत कम, रेयर, सप्ताह में शायद 1 से 2 बार नहा ले, साबुन से तो काफी है। ठीक है, ऐसा नहीं। ठीक है, अपने शरीर को स्वस्थ रखिएगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। तो यहां पे देख सकते हैं क्या कहा गया है कि जब आप जो है यहां पे क्या कर रहे हैं, 2 साबुन का भी यूज कर रहे हैं और मार्केट में ऑफर आ गया क्या कि अगर आप 3 साबुन उस चीज का खरीदते हैं, उस प्रोडक्ट का, निर्मा सैंडल जो है साबुन है, अगर आप 3 खरीद लेते हैं तो एक जो है आपको फ्री में मिल जाएगा। तो आपने ऑफर को देखकर क्या किया, एक अतिरिक्त उपयोगिता के लिए जैसे आपने बढ़ाया तो एक अतिरिक्त उपयोगिता आपको मिल गया। ठीक है, तो यहां पे ये बताता है कौन, सीमांत उपयोगिता। ठीक है, तो आपने क्या किया, किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से आपका जो है जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, सीमांत उपयोगिता, एडिशनल यूनिट का बात करता है ये। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा जो यहां पे टर्म्स देख रहे हैं वो है आपका क्या, कुल उपयोगिता। तो आखिर ये कुल उपयोगिता क्या होता है दोस्तों? कुल उपयोगिता जो होता है, कुल उपयोगिता उपभोग के विभिन्न इकाइयों से प्राप्त जो सीमांत उपयोगिता है उसी का योग होता है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ सच इंडिविजुअल आइटम्स। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहां पे आपको जो सवाल पूछा गया है ये इन दोनों के रिलेशन के बीच का सवाल पूछा गया है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच। तो क्या है इन दोनों के बीच का सवाल, यहां पे देख सकते हैं जो पूछा गया है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान डैश होता है, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन द वैल्यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज डैश। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं ताकि आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आसान भाषा में। मान लेते हैं किसी दिन आप कॉलेज गए और आपको बहुत जोरों से भूख लगी है। ठीक है, कॉलेज से जैसे आप बाहर निकले तो आपको मिला सामने एक गोलगप्पा, यानी उसको हम नॉर्मल जो है देहात में गुपचुप कहते हैं, बंगला में हम लोग पुचका कहते हैं, उसका ठेला था। जब उस गोलगप्पे के दुकान के पास गए और पहला जब आपने गोलगप्पा खाया तो आपको सबसे अधिक संतुष्टि मिली, क्योंकि उस समय आपको सबसे ज्यादा भूख लगा हुआ था और उस समय आपने जब पहला गोलगप्पा खाया तो आपको सबसे ज्यादा संतुष्टि मिला। फिर दूसरा जब गोलगप्पा खाया तो दोस्तों उसमें क्या होगा, संतुष्टि ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा, उससे थोड़ा संतुष्टि कम मिलेगा। फिर तीसरा जब आपने खाया तो उससे थोड़ा कम हुआ। ठीक है, और एक समय ऐसा आता है जब आपका पेट भर जाता है, यानी आपकी उपयोगिता जो है दोस्तों अब क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, फिर आपका दोस्त फिर भी बोल रहा है कि नहीं मेरे तरफ से और एक खा ले। ठीक है, तो आपको जबरदस्ती खिलाया जा रहा है, यानी आपको और जरूरत बिल्कुल नहीं है फिर भी आपको खिलाया जा रहा है, यानी उपयोगिता आपका कहा जा रहा है माइनस में जा रहा है। ठीक है, यानी दोस्तों अब आपको खाया नहीं जा रहा है और ज्यादा खिला दिया जाएगा तो आप वॉमिटिंग कर दीजिएगा। ठीक है, अब माइनस में आपका जो है उपयोगिता जा रहा है, संतुष्टि जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे यानी दोस्तों ये जो हम बात की ये था मार्जिनल यूटिलिटी, यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो है धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है और फिर एक समय बाद 0 के बाद ये कहां पहुंच जाती है, माइनस में पहुंच जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम समझ सकते हैं। यहां पे आपको टेबल दिख रहा होगा। तो दोस्तों जब आपको भूख लगा आपने एक भी नहीं खाया तो यानी क्वांटिटी जो है आपका क्या है, 0 है, यानी आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, 0 पर कोई भी संतुष्टि नहीं है, यानी यहां पे डैश दे देंगे। ठीक है,
तो यहां पे डैश दे दिए। फिर आपने जब एक क्वांटिटी लिया तो आपको 8 यूनिट का संतुष्टि मिला। जब आपने 2 क्वांटिटी गोलगप्पा लिया तो आपको अब जो है पहले वाले लेवल से आपको कम संतुष्टि मिलेगा, यानी 6 यूनिट का संतुष्टि मिला। तीसरा गोलगप्पा खाया आपने तो क्या हुआ दोस्तों, 4 यूनिट का संतुष्टि मिला। फिर चौथा खाया तो आपको 2 यूनिट का, और एक समय बाद जब आप 5वां खा रहे तो और आपको खाने की जरूरत नहीं है, यानी आपको अब उपयोगिता की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो और यहां पे क्या हो गया, जब जरूरत नहीं है तो यानी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी आपका पेट भर चुका है। मैंने एग्जांपल के थ्रू से आपको समझाया। ठीक है, और एक समय बाद जब आपको बिल्कुल ही जरूरत नहीं है फिर भी आपको जबरदस्ती खिलाया जा रहा है, तो 6 गोलगप्पा जब आपको 6ठा नंबर का गोलगप्पा खिलाया जा रहा है तो यानी आपकी उपयोगिता अब कहां जा रही है, माइनस में जा रही है, जब आपकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने समझ लिया कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है धीरे धीरे वो क्या होती है, घटती जाती है। ठीक है, तो अभी हमने कुल उपयोगिता के बारे में क्या पढ़ा था दोस्तों, TU यानी टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या पढ़ा दोस्तों, टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज। तो 0 और डैश को ऐड कीजिएगा तो यहां पे क्या होगा, 0 ही होगा। फिर हमने क्लास 10 में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो यहां पे क्या करते हैं, 0 और 8 को ऐड कीजिएगा तो 8 होगा। ठीक है, उसके बाद 8 और 6 को ऐड कीजिएगा तो टोटल उपयोगिता कितना हो गया, 14। ठीक है, 14 और 4 को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 18। 18 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, और 20 और 0 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 20। ठीक है, और यहां पे दोस्तों जब आपका एक समय बाद वो क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है माइनस पे चल जाता है, तो 20 से आप 2 माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 18। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे हम लोग कुछ रूल्स को देख लेते हैं, एकदम आपका क्लियर हो जाएगा रूल्स। ठीक है, बिल्कुल ही आसान भाषा में। जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है दोस्तों, जब तक प्लस में है, ठीक है, तब तक कुल उपयोगिता आप देख रहे हैं कैसे हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। पहले 8, फिर 14, फिर 18, फिर 20, देख रहे हैं। ठीक है, यानी जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग so long as marginal utility is positive। दूसरा रूल याद रखिएगा दोस्तों, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो आपको यहां दिख रहा है जब शून्य है तो कुल उपयोगिता क्या है, सबसे अधिकतम होती है। when marginal utility is 0 then total utility is maximum, जो कि आपका सवाल में यही पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पे 0 है तो मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 है तो यहां पे टोटल यूटिलिटी सबसे अधिक है, आपको दिखाई मिल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद तीसरा जो रूल है याद रखिएगा, वो भी सवाल तीसरा रूल से भी पूछा जाता है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है, यहां पे देख रहे हैं जब माइनस पे चल गया, जब आपको कोई भी उपयोगिता की अतिरिक्त उपयोगिता की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो यहां पे जब माइनस में गया मार्जिनल यूटिलिटी तो यहां पे कुल उपयोगिता क्या होता है, धीरे धीरे अब घटने लगती है। ठीक है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव देन टोटल यूटिलिटी इज डिमिनिशिंग, धीरे धीरे वो घटने लगती है। तो दोस्तों यहां पे प्रश्न में जो पूछा गया था, क्या पूछा गया था दोस्तों, कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, तो कुल उपयोगिता अधिकतम थी तो सीमांत उपयोगिता कब, तो सीमांत उपयोगिता का मान क्या होता है उस समय, 0 होता है। अभी हम लोगों ने प्रूव करके देखा। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन द वैल्यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा यहां पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। बिल्कुल ही आसान और स्पष्ट भाषा में बताया, और मुझे मालूम है ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में जरूर घुमा के पूछा जाएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसे आपको डिटेल में बता दिया। दोस्तों अगर आप लोग डायरेक्ट आंसर देखने के लिए आए हैं तो आप दूसरे जगह जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप लोग को डिटेल से पढ़ना है तो आप लोग चैनल के साथ लास्ट तक बने रहे, अगर आप लोग को 90+ स्कोर करना है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं आपको, तो जरूर लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि मैं डायरेक्ट आंसर्स बताऊं या इसी तरह से आप लोगों को समझाते हुए आंसर्स को बताते चलूं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आप लोग का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बोथ दोनों में ही पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोग इसको पेन एंड पेपर लेके बैठिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा रहा हूं उसे आप लोग नोट करते चलिए, जरूर आप लोग का एग्जाम में ये हेल्पफुल साबित होगा। तो यहां पे सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा क्या गया, सामान्यतः एक उदासीनता वक्र होता है, जनरली एन इंडिफरेंस कर्व इज। तो इंडिफरेंस कर्व के बारे में आप लोग जो जो पॉइंट्स लिखा रहे हैं वो लिखते चलिएगा, साथ में प्रैक्टिस करते चलिएगा, एग्जाम में आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए उदासीनता वक्र क्या होता है दोस्तों, पहले ये हम लोग को जानना जरूरी है। उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के मात्राओं का उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्रदान करता है। इट इज अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स वेयर द सेटिस्फेक्शन लेवल विल रिमेन सेम, सच कर्व इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। ठीक है दोस्तों, यहां पे हम लोग एग्जांपल के थ्रू से इसे समझते हैं। ठीक है,
तो यहां पे बात करें हम लोग, ठीक है, दो वस्तुओं की मात्राओं का बात किया है और जो क्या होता है समान संतुष्टि प्रदान करता है। यानी हम समान संतुष्टि का बात करें, अगर आप मिठाई का दुकान जाते हैं तो किसी भी स्वीट्स को आप खरीदते हैं दोस्तों, मिठाई को खरीदते हैं तो आपको जो है मिठाई जो है मिठाई लगेगा, ठीक है। यानी मिठाई का काम क्या है, मिठास देने का, ठीक है। तो यानी हम लोग एग्जांपल के लिए एक ले लेते हैं गुलाब जामुन और दूसरा ले लेते हैं रसगुल्ला, ठीक है। एक एक्स जो है एक्स कम्युनिटी में हम ले लेते हैं आपका गुलाब जामुन और दूसरा वाई में ले लेते हैं रसगुल्ला, ठीक है। तो यहां पे संयोग के लिए हमने यहां पे देख सकते हैं टेबल में ए बी सी डी ई दिखाया है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे क्या कहते हैं, देखिए जब यहां पे एक्स तरफ क्या है, ये आपका गुलाब जामुन है और वाई वाला जो है आपका रसगुल्ला है, ठीक है। तो यहां पे क्या कर रहे हैं हम, जब एक गुलाब जामुन, ठीक है, याद रखिएगा, जब मैंने एक जो गुलाब जामुन खाया तो मैंने 15 रसगुल्ला खा पाया, ठीक है। जब मैं एक जो गुलाब जामुन खा रहा हूं दोस्तों एक टाइम पे, तो मैं जो है 15 रसगुल्ला खा रहा हूं, ठीक है। ये मैं अपना बता रहा हूं, आप लोग अपना जानिए कितना खाते हैं, ठीक है। आप लोग रिजल्ट अच्छा कीजिएगा तो आप लोग से जरूर मिठाई खाएंगे और जरूर खिलाएंगे भी, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग अभी समझ लेते हैं बात को। तो यहां पे बात कर रहे हैं हम लोग, जब एक गुलाब जामुन खा रहा हूं तो मैं कितना रसगुल्ला खा पाता हूं दोस्तों, 15, ठीक है। फिर मुझे जो है गुलाब जामुन फर्स्ट दिन अच्छा लग गया, तो दूसरा दिन मैंने क्या किया कि गुलाब जामुन का क्वांटिटी को बढ़ा दिया, ठीक है। अब 2 गुलाब जामुन खा रहा हूं तो रसगुल्ला कितना, 10, रसगुल्ला कितना दोस्तों, 10, ठीक है। अब तीसरा दिन मैं क्या कर रहा हूं, देखिए तीसरा दिन मैंने क्या किया, 3 गुलाब जामुन खाया, तो वहां पे मैंने क्या कर लिया दोस्तों कि रसगुल्ला जो है वहां पे 6 खा पाया, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं एक बढ़ा रहा हूं तो दूसरा कम होते जा रहा है। फिर जब है चौथा दिन क्या किया, चौथा दिन में 4 जो है मैंने गुलाब जामुन खाया तो रसगुल्ला कितना खा पाया, 3, ठीक है। फिर 5वां दिन में क्या किया कि 5 गुलाब जामुन खा लिया तो रसगुल्ला कितना खा पाया, 1, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि एक वस्तु का जो है यूनिट बढ़ाने पर दूसरी वस्तु की यूनिट क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है, ठीक है। तो अब इसे जो हम लोग संयोग को, इस जो कॉम्बिनेशन है इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखते हैं। आपके सामने ग्राफ है दोस्तों, आप लोग ग्राफ को देख पा रहे हैं, ठीक है। एक्स कमोडिटी को हमने क्या दिखाया था, एक्स एच के तरफ में हमने बात किया था गुलाब जामुन का और वाई में दिखाया था मैंने रसगुल्ला को, ठीक है। तो जब मैं एक गुलाब जामुन खा रहा था दोस्तों तो कितना रसगुल्ला खा पा रहा था, 15, ठीक है। जब मैंने 2 गुलाब जामुन खाया तो कितना रसगुल्ला खा पाया था दोस्तों, 10। जब मैंने 3 गुलाब जामुन खाया तो कितना खा पाया था दोस्तों, यहां पे देख सकते हैं 6 रसगुल्ला। जब मैंने 4 गुलाब जामुन खाया तो 3, और जब मैंने 5 गुलाब जामुन खाया तो रसगुल्ला 1, ठीक है। तो इस तरह से जो ग्राफ बना दोस्तों, ये देख सकते हैं इस प्रकार समान संतुष्टि वाले 2 संयोगों को दर्शाने वाला वक्र जो आप देख पा रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। और यहां पे इसका कुछ इंडिफरेंस कर्व का कुछ प्रॉपर्टीज होता है जो कि आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, पॉइंट्स बाय पॉइंट, ठीक है। तो उदासीनता वक्र अपने मूल बिंदु की ओर क्या होता है, उत्तल होता है। इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन, नोट कर लीजिए पॉइंट नंबर 1। चलिए देख पा रहे हैं यहां पे ये कॉन्वेक्स है, ठीक है, आप लोगों के सामने। ओरिजिन से जो है ये आप देख पा रहे हैं कॉन्वेक्स है यानी उत्तल है, ठीक है, मूल बिंदु की ओर उत्तल है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। उदासीनता वक्र हमेशा नीचे की ओर झुका होता है, बिकॉज दे हैव अ इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है, दे हैव इनवर्स रिलेशन, क्योंकि 2 वस्तुओं के बीच उल्टा संबंध होता है। जैसे एग्जाम्पल में हमने देखा कि गुलाब जामुन की संख्या बढ़ रही है तो रसगुल्ला की संख्या कम हो रही है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, और यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिएगा, इट नेवर टच बोथ एक्सेस, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो कॉम्बिनेशन 0, ठीक है। यहां पे हम लोग जब भी आंकड़ा को शो करेंगे कभी भी 0 पे नहीं शो करते हैं, इसलिए कोई भी ये एक्सेस को टच नहीं करता है, ठीक है। तो यहां प्रश्न में पूछा गया था दोस्तों हमें क्या, कि यहां प्रश्न में पूछा गया था सामान्यतः एक उदासीनता वक्र जो है होता है, ठीक है। तो हमने फिगर के माध्यम से क्या समझा दोस्तों कि ये मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है, यानी इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, मूल बिंदु की ओर उत्तल कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान भाषा में हम लोग ऐसे हर एक क्वेश्चन को समझते चलेंगे और आप लोग साथ में नोट करते चलिए। इसके बाद आप लोग का जो है लाइव टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, क्या पूछा गया, सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल होती है, जनरली द स्लोप ऑफ ए डिमांड कर्व इज, ठीक है। तो जनरली जो है डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है, तो मांग वक्र कीमत, प्राइस तथा मांगी गई मात्रा यानी क्वांटिटी के बीच जो है विपरीत संबंध, इनवर्स रिलेशन को बताता है। इस विपरीत संबंध के कारण जो है मांग वक्र बाएं से दाएं जो है नीचे की ओर गिरता हुआ प्रदर्शित होता है।
तो ऊंची कीमत पर जो है मांगी गई मात्रा क्या होगा, ऊंचा जब प्राइस होगा, प्राइस हाई होगा दोस्तों, जब प्राइस बढ़ा दिया जाएगा, इंक्रीज होगा, तो डिमांड क्या होगा दोस्तों, डिक्रीज होगा। प्राइस जब इंक्रीज होगा दोस्तों, ठीक है, तो डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन प्राइस जब डिक्रीज होगा दोस्तों, प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी ये इनवर्स रिलेशन को बताता है, ठीक है। इसलिए जो है इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, फिगर भी जो अगर आप लोग देखिएगा कि जब यहां पे आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे कि जब वस्तु का कीमत क्या था, 10 रुपए था, तो आप क्या कितना वस्तु खरीद पा रहे थे, एक, ठीक है। लेकिन वैसे ही जैसे घटते गया वस्तु, जैसे 2 रुपए अगर कीमत हुआ, जब वस्तु की कीमत 2 रुपए था तो आप कितना वस्तु क्वांटिटी खरीद पा रहे थे दोस्तों, 5। और जब कीमत ज्यादा था, ठीक है, प्राइस जब 10 रुपए था तो आप केवल एक वस्तु खरीद पा रहे थे। वहीं जब प्राइस 2 रुपया कर दिया गया तो आप कितना क्वांटिटी खरीद पा रहे दोस्तों, 5, ठीक है। यानी ये जो है इनवर्स रिलेशन को बताता है। और मांग वक्र का जो ढालान होता है वो ऋणात्मक होता है। द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो होगा, यहां पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, यहां पे आपका ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऋणात्मक होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्या पूछा गया, एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच होती है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिड पॉइंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इज। तो हम लोग बना लेते हैं डिमांड कर्व, अभी हमने देखा, ठीक है। तो डिमांड कर्व अभी हमने बना लिया। अब यहां पे मिड पॉइंट पर बोला गया है, तो मिड पॉइंट पर क्या होता है दोस्तों, आपने पढ़ के रखा हुआ है। तो यहां पे ये जो होता है इकाई के बराबर होता है, इकाई के बराबर होता है, ठीक है। अब दोस्तों अगर बात करें, अभी इकाई के बराबर बोला गया है, इसलिए आप समझ गए कि 1 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। लेकिन दोस्तों यहां पे एग्जाम में और भी कई तरीका से क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बीच से थोड़ा सा ऊपर, बीच से थोड़ा सा अगर ऊपर जाएं तो इकाई से क्या होगा, अधिक होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा यहाँ पे ग्रेटर देन होगा क्या, 1 से, ठीक है। लेकिन 20 से थोड़ा सा नीचे आए तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा लेस देन क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। और अगर एक्सेस पे जाए, एक्सेस यानी इधर एक्स एक्सेस इधर वाई एक्सेस, अक्ष की ओर जाए, एक्स अक्ष की ओर, तो ये जो होगा इक्वल्स टू ईडी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, ठीक है। और शून्य की ओर होगा और इधर जो होगा अनंत होगा। वाई अक्ष की ओर देखें इधर, तो ये जो होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा इनफाइनाइट होगा, इन्फिनिटिव होगा, अनंत की ओर ये जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, सारे जो टॉपिक्स बनते हैं वो मैंने बता दिया। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था मिड पॉइंट पे, तो मिड पॉइंट में जो है यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा इकाई के बराबर होगा, यानी ऑप्शन जो होगा यहाँ पे 1 करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 कहाँ है, ऑप्शन बी पे है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ प्रश्न में मिड पॉइंट बोला गया था, मध्य बिंदु पर पूछा गया था, तो मांग की लोच जो है ईडी इक्वल्स टू 1 होगा। मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, यानी 1 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, काफी ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यू, ठीक है, यहाँ पे सीधा करके लिख दिया गया और आगे उल्टा लिख दिया गया, यानी समझिएगा बात को, बात कर रहा है उल्टा यू यानी इस शेप में बात कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके ऑप्शंस में देखते चलेंगे। इंग्लिश में देख लेते क्या पूछा, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कर्व इज इन्वर्टेड यू शेप, ठीक है, इस शेप में होना चाहिए, उल्टा यू में। तो ऑप्शन ए दिया गया औसत स्थिर लागत, एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो दोस्तों इसका जो शेप होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, अति परवलयीय वक्र होता है, तो ये पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरा ऑप्शन बोला गया है औसत परिवर्तनशील लागत, ठीक है, यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का बात किया है, तो इसमें जो है दोस्तों उल्टा यू नहीं बल्कि इसमें क्या होता है, सीधा यू बनता है, ठीक है, इस तरह से बनता है, सीधा यू होता है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा पे चलते हैं, सीमांत लागत वक्र, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है, इसमें दोस्तों देख सकते हैं हम लोग, इसमें भी जो आपका शेप बनता है वो सीधा यू शेप बनता है, उल्टा यू शेप में नहीं बनता है। और लास्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा, औसत उत्पाद या औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्ट का बात करें तो इसमें बनता है दोस्तों आपका उल्टा यू शेप में। कैसे, उल्टा यू शेप में। तो यहाँ पे उल्टा यू का बात किया है, तो ऑप्शन जो होगा डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी जो होगा दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, जो कि पिछले साल के हर एक मॉडल पेपर में ये सवाल पूछा गया था, इस बार भी ये मॉडल पेपर में दिया गया है, तो यानी ये एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। कैसे भी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाए मैं डिटेल के साथ बता दे रहा हूं, आप लोग को उसके बाद दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। पूछा क्या गया, उत्पादन फलन
QAL अल्फा के बीटा में पैमाने का प्रतिफल की माप है द मेजरमेंट ऑफ रिटर्न टू स्केल इन प्रोडक्शन फंक्शन QAL अल्फा के बीटा इज। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये प्रश्न कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आप फंक्शन देख पाए ये वाला, ठीक है, ठीक है, तो ये वाला जो प्रोडक्शन फंक्शन आप देख पा रहे हैं, इट इज प्रोपाउंडेड बाय कोब एंड डगलस इन 1928। ठीक है, तो किनके द्वारा, दो अर्थशास्त्री के द्वारा जो है इसको प्रोपाउंड किया गया था, एक कॉब और दूसरा डगलस। कब? 1928 में। ठीक है, यह 1928 में कॉब डगलस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज आपको देखने को मिला। सबसे पहले आपको क्यू क्या देखने को मिला दोस्तों, सबसे पहले आपको देखने को मिला है क्यू। क्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, क्यू का मतलब होता है आउटपुट। एल वर्ड भी, एल लेटर भी आपको देखने को मिल रहा है। एल लेटर क्या होता है दोस्तों, लेबर इंप्लॉयड होता है, यानी ये बताता है नंबर ऑफ लेबर्स का, श्रमिकों की संख्या को बताता है। के जो है पूंजी से रिलेटेड है, कैपिटल इंप्लॉयड। ठीक है, ये बताता है अमाउंट ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड। और एक वर्ड लेटर और एक देख पा रहे हैं ए जो है आपको बताता है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को बताता है। ठीक है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। और साथ ही में आपके दिमाग में चल रहा होगा तो फिर ये अल्फा और बीटा क्या है बताता है, तो अल्फा और बीटा जो है दोस्तों बताता है आउटपुट इलास्टिसिटीज ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, इस क्वेश्चन में यह बताने का प्रयास किया गया है कि हमने कितना लेबर और कितना कैपिटल लगा लिया, इन सब का कॉम्बिनेशन लगाने के बाद हमें आउटपुट जो है कितना मिल रहा है। ठीक है, तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल यहाँ पे जो हम लोग पढ़े हैं दोस्तों कई बार, तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जितना आप प्रोडक्शन के लिए इनपुट डालेंगे उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा, जितना आप इनपुट डालेंगे उतना ही दोस्तों आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, यानी इनपुट दुगुना है तो आउटपुट भी दुगुना निकलेगा, ये कॉब डगलस का मानना था। ठीक है, इसमें जो है 3 रूल्स का हम बात करते हैं दोस्तों। बेसिकली क्या क्या 3 रूल्स है याद रखिएगा। सबसे पहला है दोस्तों, याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा प्लस बीटा 1 के बराबर है, अल्फा प्लस बीटा 1 के बराबर में आता है तो इसे हम कहते हैं स्थिर पैमाने का प्रतिफल, यानी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। क्या बोलते हैं? स्थिर पैमाने का प्रतिफल यानी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। दूसरा जो है रूल है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 रहे तो हम इसे कहते हैं पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल, यानी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, और तीसरा जो है दोस्तों याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 1, इज लेस देन 1। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल, यानी दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम कहते हैं ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग कि सब जगह अगर बात करें तो इसका कैलकुलेशन में हम देख पा रहे हैं अल्फा प्लस बीटा का यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा। ना हमने अल्फा माइनस बीटा का यूज किया, ना इनटू का, ना डिवाइड का यूज किया। कौन सा यूज किया? हर एक टर्म्स में हमने यूज किया अल्फा प्लस बीटा का, तो यहाँ ये करेक्ट हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर्स में भी दिया गया था और क्वेश्चन में भी पूछा गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये क्वेश्चन कई तरीका से घुमा के क्वेश्चन को पूछा जाता है, इसलिए आपका इसमें हर एक पॉइंट्स में नॉलेज होना जरूरी है। तो इसलिए इसको डिटेल से समझिए और पेन एंड पेपर लेके बैठिए और नोट करते चलिए जो मैं आप लोगों को बात बता रहा हूं। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैनल के थ्रू से जुड़ के एक एक चीज को डिटेल के साथ समझ सके। पैसा तो नहीं लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों बात करें कि जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है तब औसत लागत, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट देन द एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो यहां प्रश्न में पूछा गया है मार्जिनल कॉस्ट जो है वो लेस देन है किससे? एवरेज कॉस्ट से। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को ध्यान देना है कि जब इस फिगर के थ्रू से आप देख सकते हैं कि इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, एवरेज कॉस्ट जो हो रहा है फॉल हो रहा है, घट रहा है। एवरेज कॉस्ट क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि यहां पे बोला गया था मार्जिनल कॉस्ट जो है एवरेज कॉस्ट से क्या है? छोटा है, यानी एवरेज कॉस्ट तो बड़ा है। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं इस सिचुएशन में एवरेज कॉस्ट जो है नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोप में जा रहा है। ठीक है, यहां एवरेज कॉस्ट यानी इससे पता चल रहा है डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। इस सिचुएशन में क्या होगा? एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होगा, घटेगा। तो यहां ऑप्शन ए जो होगा दोस्तों घट रहा है वो करेक्ट हो जाएगा। कुछ और भी रूल्स है जैसा कि मैंने पहले बताया एग्जाम में घुमा के पूछा जाएगा, तो आप लोग बाकी रूल्स को भी पॉइंट को नोट कर लीजिए। ठीक है, एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होते होते एक पॉइंट पर आता है जहां ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, यानी यहां पर एवरेज कॉस्ट बराबर होगा किसका? मार्जिनल कॉस्ट का,
यानी AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा MC। तो दूसरा सिचुएशन ये बनता है AC इक्वल्स टू MC, ठीक है। इस सिचुएशन में जो है AC कांस्टेंट रहता है क्योंकि एक ही लाइन पर जाते हुए दिख रहा है हमें, और AC जो है अपने मिनिमम पॉइंट पर होता है, मतलब इस पॉइंट के बाद AC जो है आगे इंक्रीज करते हुए देखा जाएगा। यानी इसके बाद हम देख सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट जो है एवरेज कॉस्ट से क्या हो जा रहा है, ज्यादा है, ठीक है। यहां पे हम देख सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट जो है, अब तीसरा सिचुएशन क्या हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो जा रहा है किससे, एवरेज कॉस्ट से, ठीक है। तो यहां पे जो मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो जा रहा है एवरेज कॉस्ट से, तो इस ग्राफ में हम देख सकते हैं इस सिचुएशन में AC जो है बढ़ रहा है, AC क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, ठीक है। तो अब हमने रिलेशनशिप समझ लिया AC एंड MC, ठीक है, औसत लागत और आपका सीमांत लागत के बीच का। तो हमने क्या पहला रूल पढ़ा कि जब MC जो है कम होगा, मार्जिनल कॉस्ट जो है लेस देन होगा AC से, तो AC क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है, एवरेज कॉस्ट घटेगा, और MC इक्वल्स टू AC होगा। जब मार्जिनल कॉस्ट जो है एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा तो AC क्या होगा, कांस्टेंट होगा, स्थिर रहता है, ठीक है, और अपने मिनिमम पॉइंट पर रहता है। और तीसरा रूल हमने पढ़ा, एक समय बाद क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो जाता है जब AC से, तो AC क्या होता है, राइज होता है यानी बढ़ता है। तो 3 पॉइंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए अपने पेन एंड पेपर में फिगर के साथ, ठीक है। इसलिए एक एक चीज को फिगर के साथ डिटेल में आप लोगों को बताया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में चलते, क्या पूछा गया है, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है, विच कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन था, आप सभी जानते हैं, औसत स्थिर लागत, एवरेज फिक्स्ड जो होगा इस सिचुएशन में, इसको हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, यानी औसत स्थिर लागत, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किस बाजार में एक फर्म कीमत स्वीकारक होता है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग मार्केट स्ट्रक्चर अ फार्म इज अ प्राइस टेकर, ठीक है। अब यहां पे फार्म इज अ प्राइस स्ट्रक्चर पूछा गया है, ठीक है। वी नो दैट फार्म आर प्राइस टेकर्स, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई डिटरमाइन द मार्केट प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे दोस्तों करेक्ट होगा। हम सभी जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो मूल्य का निर्धारण होता है दोस्तों, वो मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है, डिमांड एंड सप्लाई की जो है पावर से उसके द्वारा निर्धारित होता है, और उद्योग जो मूल्य को निर्धारित कर देते हैं उसी को फार्म को क्या करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्राइस टेकर से रिलेटेड क्वेश्चन था, आसान भाषा में, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर में भी पूछा गया था और सवाल में भी पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, ठीक है, अभी भी कर लीजिएगा, ठीक है। अभी तक एक ही मॉडल पेपर जारी किया गया, आगे देखते हैं अगर जारी किया जाता तो अच्छी बात है। मेरे चैनल पर जाइएगा तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस इसी तरह से फुल एक्सप्लेन करके मैंने 5 मॉडल सेट का सॉल्यूशन डाला हुआ है। आप लोग जाके एक बार उसको भी पेन एंड पेपर में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जल्द ही आप लोग का टेस्ट लेने वाला हूं, ठीक है। तो 5 मॉडल सेट प्रीवियस ईयर का और एक मॉडल सेट इसको कर लीजिए, आप लोग का काफी ज्यादा स्कोर हो जाएगा, अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप छोड़ने वाले हैं, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्या पूछा गया, एक पूर्ण प्रतियोगिता फार्म के संतुलन के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ अ फार्म इन परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड पूछा गया, तो आप सभी पढ़े अभी MR इक्वल्स टू क्या होता है इस सिचुएशन में, MC के बराबर होता है। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिएगा दोस्तों, इसको हम लोग जो है मैथमेटिकली इसको चेंज कर करके यहाँ पे बैठा दिया गया है, ठीक है। क्या किया गया, कुछ नहीं किया है, यहाँ पे MR यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ। ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पे बाकी सभी ऑप्शंस के साथ थोड़ा छेड़छाड़ किया गया है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, MC को अगर आप प्लस में इधर ले जाइएगा तो माइनस पे होगा, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, 0 बचेगा, यानी ऑप्शन बी भी जो है इस सिचुएशन को परफेक्ट करता है। यहाँ पे तीसरा अगर बात करें, तीसरा ऑप्शन दोस्तों, तो आप जानते हैं किसी संख्या के पास कुछ ना हो तो हम मानते हैं क्या कि 1 है, ठीक है। अब इसको अगर MC अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसको अगर ले जाएं इधर, एग्जाम्पल के लिए बता देते हैं, MR इक्वल्स टू MC, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोले कि छिपा हुआ है 1, छिपा हुआ है मल्टीप्लाई में। अब मल्टीप्लाई में 1 छिपा, अगर आप इसको ले जाते हो उधर, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई से इधर आएगा तो ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन सी भी जो है इस तरह से क्या हो रहा है, करेक्ट हो जा रहा है, ठीक है।
तो यानी इसी चीज को जो है टर्म्स को अलग अलग तरह से लिख के दिया गया ताकि आप लोग एग्जाम में फंसे और उसी ऑप्शन को टिक करके आ जाए एक ही को, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये तीनों टर्म्स इसी चीज को जो है अलग अलग रूप से इसको शो किया गया है, इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैथमेटिकली जो है इसको चेंज करके रिप्रेजेंट किया गया, तो यहाँ आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 को देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा और घुमा के ही पूछा जाएगा, मुझे मालूम है ये क्वेश्चन को भी। निम्नलिखित रेखा चित्र से पूर्ति की लोच के किस मान की माप होती है? विच वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मेजर बाय द फ्लोइंग डायग्राम। अभी तक हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा, अब हमने क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से पूछा जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इधर हो गया आपका एक्स अक्ष में दिया गया पूर्ति सप्लाई को और वाई अक्ष में दिया गया कीमत को। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ जो क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों एक्स अक्ष से जा रहा है, ठीक है। तो एक्स अक्ष से जा रहा हो तो इसका मान जो होगा लेस देन क्या होगा 1 होगा, लेस देन क्या होगा 1 होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेस देन 1, ठीक है। लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं कि यही वाला दे, हो सकता है क्या दे देगा कि आपका दे देगा कि एकदम ओरिजिन से, किससे दे देगा ओरिजिन से, यानी केंद्र से होते हुए दे देगा। तो आपका क्या होगा, अगर केंद्र से होते हुए दे दे तो होगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू 1, यानी इकाई के बराबर, ठीक है। और वाई अक्ष पर दे दे तो क्या होगा, वाई अक्ष पर अगर दे दे दोस्तों तो याद रखिएगा वाई अक्ष पर देने पर जो है इलास्टिसिटी जो होगा ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी सप्लाई क्या हो जाएगा दोस्तों ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा तीनों को। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो एक्स अक्ष पर दिया गया है, यानी आपका लेस देन क्या होगा दोस्तों 1 जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। अगर ओरिजिन पे देता तो इक्वल 1 होता, ठीक है, और वाई अक्ष पर देता तो ग्रेटर देन 1 होता। तो यहाँ पे दिया गया है एक्स अक्ष पर तो आपका लेस देन 1 होगा, यानी ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। नोट कर लिए, चलिए अच्छे बच्चे हैं आप लोग, नोट कर लीजिए ताकि एग्जाम में आप लोग बिल्कुल ना फंसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या पूछा गया है, एक मुश्त कर लगने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लमसम टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ अ गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे 13 का जो आंसर होगा दोस्तों, एक मुश्त होने पर जो है एक मुश्त टैक्स लगने से सप्लाई पूर्ति जो है दोस्तों कम हो जाती है। तो ऑप्शन ए जो होगा पूर्ति कम हो जाती, सप्लाई डिमिनिश जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग का जो है सीबीएसई में भी पूछा जा रहा है, इस बार आप लोग को भी पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बड़ा देख के डरना नहीं है, इजी क्वेश्चन है, आसान भाषा में इसको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से बाजार संतुलन पर जो है क्या प्रभाव होगा? अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड अ गुड्स ऑन अ मार्केट इक्विलिब्रियम। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हमको ग्राफ का सहायता लेना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि आखिर होता क्या है बाजार संतुलन। जब मांग और पूर्ति, डिमांड और सप्लाई जो है जहां पे आपस में मिलते हैं, डिमांड और सप्लाई का कर्व जो है जहां पे आपस में मिलता है उसे हम कहते हैं बाजार संतुलन, यानी मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन में हमको पूछा गया मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या इफेक्ट पड़ेगा जब डिमांड इंक्रीज होगा। तो याद रखिएगा आप लोग को फिगर में डॉटेड लाइन के माध्यम से दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब डिमांड इंक्रीज होने पर जो है दोस्तों आप फिगर में देख सकते हैं प्राइस भी इंक्रीज हो रहा और क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कीमत और मात्रा दोनों बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपका जो है ऑप्शन सी जो होगा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। संतुलन कीमत एवं संतुलन मात्रा में क्या होगा, वृद्धि होगी, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं। क्या पूछा गया, अधिक मांग की स्थिति में कीमत प्रवृत्ति होती है। इफ देयर इज एक्सेस ऑफ डिमांड देन द प्राइस टेंड्स टू, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ बोला गया है मांग डिमांड ज्यादा है और वस्तु है कम, तो क्या होगा, तो अब क्या होता है दोस्तों, तब प्राइस जो है बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सिचुएशन आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान में, ये सिचुएशन हाल फिलहाल में हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है दोस्तों। क्या पूछा गया, अधिक पूर्ति की स्थिति होती है जब देयर इज एक्सेस सप्लाई व्हेन, ठीक है। तो एक्सेस सप्लाई आपको कहां देखने को मिल रहा है, यहां, ठीक है।
तो ऑप्शन जो होगा बी करेक्ट हो जाएगा। सप्लाई ज्यादा होता है तो डिमांड जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देख सकते हैं, अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन डिमांड चैप्टर से था और दूसरा जो है क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया सप्लाई से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे बोला गया है अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा, और अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ अ गुड्स ऑन अ मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि मार्केट इक्विलिब्रियम, और मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में अभी हम लोग ने जाना क्या कि मांग और पूर्ति वक्र आपस में जहां पे मिलते हैं, जो डिमांड एंड सप्लाई कर्व होता है जहां पे आपस में मिलते हैं वहां बाजार संतुलन होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया था उसके आधार पे हमको देखना है, तो उसको हम लोग फिगर से देख सकते हैं आसान भाषा में कि पूर्ति में जो है कमी होने पर, तो पूर्ति में कमी होने पर, तो इसलिए हमने क्या किया कि पूर्ति में कमी होने पर वक्र जो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों का कहां बनेगा, ऊपर बनेगा। तो वक्र जो है ऊपर बन रहा है, तो यहाँ पे न्यू पॉइंट से पता चल रहा है हम लोगों को क्या दोस्तों कि सप्लाई में कमी होने से कीमत क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सप्लाई में कमी होने से यहाँ पे देख सकते हैं कीमत क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और मात्रा क्या हो रहा है दोस्तों, घट रहा है। मात्रा क्या हो रहा है, घट रहा है। तो प्राइस इंक्रीज और क्वांटिटी डिक्रीज। तो यहां पे हम लोग चलते हैं अब ऑप्शंस पे दोस्तों। अब ऑप्शंस में आप लोग को देखना है कि प्राइस कहां इंक्रीज हो रहा है और प्राइस क्वांटिटी कहां डिक्रीज हो रहा है, मात्रा कहां कम हो रहा है और कीमत कहां बढ़ रहा है, ये ऑप्शन कहां है। तो ऑप्शन देख सकते हैं बी पे। तो ऑप्शन दोस्तों यहां पे बी पे हम लोग देख सकते हैं क्या देखने को मिल रहा है कि संतुलन कीमत में वृद्धि एवं संतुलन मात्रा में जो हो रहा है आपका कमी। ठीक है, संतुलन कीमत पे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, संतुलन मात्रा में कमी। तो ऑप्शन जो है आपका दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एकदम आसान भाषा में हम लोगों ने देखा। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते। क्या पूछा गया, एकाधिकार में अधिकतम कुल आगाम के उत्पादन स्तर पर वस्तु की मांग की कीमत लोच कितनी होती है। व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड्स प्रोडक्शन लेवल ऑफ अ मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू इन मोनोपोली। क्या होगा, तो यहाँ पे बात किया गया मोनोपोली का, तो ऑप्शन बी 1 जो होगा करेक्ट हो जाएगा। 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, द्वैधिकार में विक्रेताओं की कितनी संख्या होती है, हाउ मेनी सेलर्स आर देयर इन ड्यूपोली। तो यहाँ पे वर्ड से समझ में आ जा रहा है, ड्यूपोली का बात किया तो 2 जो होगा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से, ये भी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस बाजार में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, एकाधिकृत प्रतियोगिता में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से आप देख सकते हैं ये जो आप लोग का क्वेश्चन है ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो क्या पूछा गया है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे देख सकते हैं बुक का नाम लिखा गया है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, ये जो है पुस्तक के लेखक कौन है, हु इज द राइटर ऑन द बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका नाम ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, जॉन मेनार्ड किन्स, पूरा नाम है इनका जॉन मेनार्ड किन्स जो होगा करेक्ट होगा। ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, इस किताब में इन्होंने अपना 2 जो है विचार दिए थे, कॉन्सेप्ट्स दिए थे। क्या था वो, समग्र मांग यानी एग्रीगेट डिमांड और समग्र आपका पूर्ति यानी एग्रीगेट सप्लाई। दोस्तों यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स में जो है कुल में टोटल वर्ड का यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आपका एग्रीगेट का। ठीक है, तो एग्रीगेट वर्ड आप यूज कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समग्र का वर्ड का यूज किया जाता है टोटल के जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका होगा समग्र मांग यानी एग्रीगेट डिमांड और समग्र पूर्ति यानी एग्रीगेट सप्लाई का इन्होंने इस पे कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, जिसको आगे मैं आप लोग को डीपली पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लीजिएगा, फेवरेट क्वेश्चन है आप लोग का जैक बोर्ड का ये। ठीक है, एग्जाम में देता ही है। क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी एंड एनडीपी। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए जीडीपी और एनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। जिनका करेक्ट होगा जरूर उन्हें लाइक कमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है रिलेशन पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा जीडीपी इक्वल्स टू एनडीपी प्लस मूल्यह्रास। जीडीपी का मतलब जिन्होंने कमेंट कर दिया वो लोग सुन लीजिएगा, जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जिन्होंने कमेंट किया है वो सही है, अगर
तो वो मिला लीजिएगा। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है। और जीडीपी का जो है एनडीपी का रिलेशन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन सी पे आप लोग नोट कर लीजिएगा। जीडीपी इक्वल्स टू एनडीपी प्लस मूल्यह्रास यानी जीडीपी इक्वल्स टू एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन। इसको नोट करके रख लीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं मध्यवर्ती वस्तु है? इंटरमीडिएट गुड्स पूछा गया है व्हीट का, ठीक है। तो जो गेहूं है उससे क्या क्या जो है बन सकता है? तो गेहूं से जो है मध्यवर्ती वस्तु का मतलब होता है वैसी वस्तुएं जिनका हेल्प से जो है फाइनल गुड्स बनता है, अंतिम वस्तु बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग गेहूं से क्या क्या बना सकते हैं ऑप्शंस में, जो चापाती ये भी बना सकते हैं, ठीक है, रोटी बना सकते हैं, उसके बाद आपका बिस्किट भी बन सकता है, गेहूं से बनता है, ठीक है, और ब्रेड भी गेहूं से बनता है। यानी दोस्तों ये जो है गेहूं जो है आपका मध्यवर्ती वस्तु है जिससे इन सभी फाइनल गुड्स का निर्माण किया जा सकता है। इस पर अलग से मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया है और उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो लाया था, तो आप लोग के लिए भी इस पर सेपरेट वीडियो रहेगा। तो यहाँ पे इससे जो है गेहूं से ये सभी वस्तुएं बनती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो होगा ऑल ऑफ दिस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे देख सकते हैं। इसमें जो है इजी क्वेश्चन ही है। किस वर्ष जो है जीडीपी की गणना में निम्न में से किस मद के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी इन अ ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 24 पे, तो यहाँ पे आपका सभी ऑप्शंस को शामिल किया जाएगा, किसको छोड़ के? ऑप्शन बी को छोड़ के। क्यों? क्योंकि ये जो प्रयुक्त कार का बिक्री मूल्य यानी सेलिंग ऑफ अ यूज्ड कार, तो देखिए दोस्तों ये शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि ये सेकंड हैंड का बात कर रहा है। सेकंड हैंड चीज को जब भी बेचते हैं तो उसको हम लोग जीडीपी में शामिल नहीं करते। अब आप बोलिएगा सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसे जीडीपी में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि किसी भी सेकंड हैंड जो है सामान जब बेचते हैं तो उसको जो है जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि जब हम लोग पहली बार उस चीज को बेचा गया था, याद रखिएगा जब भी उस चीज को पहली बार बेचा गया था तो ऑलरेडी उसमें जीडीपी में उसे क्या कर लिया गया था? शामिल कर लिया गया था। जब वो नया था तब जो है उसे बेचा गया था तो उसे ऑलरेडी जीडीपी में शामिल कर लिया गया था, इसलिए सेकंड हैंड चीज को जब फिर से बेचा जा रहा हो तो उसे दोबारा हम लोग जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी सभी चीजों का ऑप्शन ए, सी और डी जो है ये सब करेक्ट है, उसको शामिल किया जाएगा। नहीं पूछा गया, यहाँ पे क्या बोला गया? नहीं, ठीक है, इसी तरह से फंसाया जाता है, ठीक है। तो नहीं बोला गया तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है दोस्तों, देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जा सकती है? तो इस तीनों मेथड पे मैंने पिछले साल ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है और क्वेश्चंस भी आप लोगों को प्रैक्टिस कराया है, ठीक है, जो सब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मूल्य वृद्धि विधि, आय विधि। मूल्य वृद्धि विधि मतलब हो गया मेथड ऑफ वैल्यू एडिशन, ठीक है। आय विधि यानी इनकम मेथड और व्यय विधि यानी एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन पूछा गया था और इससे भी पूछा जाता है। तो ये तीनों मेथड मैं फिर से आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग का जो सब्जेक्टिव एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो ये मैं सारा करवाऊंगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। तो ये जो तीनों विधि से जो है ये कैलकुलेशन में काम आता है, तो आपका ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन इजी है, इसका आंसर आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। सन 2016 में किए गए विमुद्रीकरण में किस मूल्य के नोट को बाजार प्रचलन से बाहर किया गया था? तो आप लोग जानते हैं कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, तो कौन से करेंसी को जो है टेकन आउट किया गया था सर्कुलेशन से? तो आप सभी जानते हैं कौन कौन सा। ऑप्शन सी 500 और 1000 के नोट को जो है सर्कुलेशन से बाहर किया गया था, फिर से नए नोट जो है प्रिंट किया गया, ठीक है। 1000 के नोट तो अभी देखने को नहीं मिलते, लेकिन 500 के नोट फिर से नए रूप से जारी किया गया। कलरफुल टाइप का नोट्स आप लोग को अभी देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप लोग पढ़िए लिखिए तो आप लोग भी आगे चल के जरूर अपना सोर्स ऑफ इनकम अच्छा करिएगा, ठीक है। अपने माता पिता के सपनों को जरूर पूरा कीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 27 जो है देख सकते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है लेकिन इस पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है तभी ये सही होगा। निम्न में से कौन सा एक कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? ठीक है, देखिए ये जो है क्वेश्चन ना आप लोग का पूछा जाता है केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर, ये भी कभी कभी 5 मार्क्स में डाल देता है। तो इस पर भी जो है ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, नहीं आप लोग देखे हुए हैं तो इस पर अगर कहिएगा तो फिर से इस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा
एक कार्य जो है केंद्रीय बैंक का नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक का कौन सा फंक्शन नहीं है? देखो सेंट्रल बैंक जो है मुद्रा निर्गमन नोट इशू करने का काम करती है, साख पर नियंत्रण यानी क्रेडिट कंट्रोल करने का भी काम करती है, और सरकारों का बैंक जो है इसे कहा जाता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा गया है, नॉट पूछा गया है। तो नॉट दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? जनता से जमा स्वीकार करना। देखो केंद्रीय बैंक बैंकों से पैसा स्वीकार करती है लेकिन डायरेक्ट जनता से वो पैसा स्वीकार नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं पूछा तो ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा, जनता से जमा स्वीकार करना, ठीक है। ये काम बैंकों का है, ये बैंक आपसे कलेक्ट करेगी, ठीक है। और बैंक से कलेक्ट करने का काम किसका है? केंद्रीय बैंक बैंकों से कलेक्ट करेगी, डायरेक्ट जनता से वो कलेक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे नहीं पूछा गया है, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे क्या पूछा गया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक है, तो भारत का केंद्रीय बैंक द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज, तो आप सभी जानते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी जो होगा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको बताना है नीचे कमेंट करके दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे तरल मुद्रा कौन सी है? तो सबसे तरल मुद्रा कौन सी है? M1, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पिछला साल में 5 मार्क्स में पूछा गया था और काफी लॉन्ग में पूछा गया था मेथड के बारे में, तो इस पर भी अलग से मैं सेपरेट वीडियो पिछले साल भी बनाया था, इस साल भी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। तो याद रखिएगा तरल मुद्रा पूछेगा तो इसका जो प्रोसेस है वो होता है M1, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देख सकते हैं क्या पूछा गया है। उपभोग फलन C = A + BY प्रेरित उपभोग है। इंड्यूस कंजप्शन इज द कंजप्शन फंक्शन C = A + BY, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे इंड्यूस कंजप्शन का बात किया है, तो इंड्यूस कंजप्शन क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम का ये धनात्मक फलन होता है, ठीक है। अर्थात जैसे जैसे आय इनकम बढ़ेगी प्रेरित उपभोग बढ़ता है, जैसे जैसे आय घटेगी प्रेरित उपभोग घटता है, और आय के जीरो इनकम के जीरो होने पर प्रेरित उपभोग भी क्या होता है? शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसलिए प्रेरित उपभोग जो है मूल बिंदु से प्रारंभ होता है, ओरिजिन से वो प्रारंभ होता है, और इसको जो है प्रेरित उपभोग को BY से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन जो होगा डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जाते हैं। MPC + MPS = क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है वैल्यू 1 के, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होगा दोस्तों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से, मैथ्स से रिलेटेड। तो न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस होगा वो आप लोग को अलग से मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप लोग को कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए 32 पे देख लेते हैं क्या पूछा गया। 32 नंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको समझने वाला क्वेश्चन में से। अभी हम लोग इंड्यूस कंजम्पशन से रिलेटेड पढ़े, अब आप लोग का जो दिया गया निवेश यानी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड दिया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों आर्थिक दृष्टिकोण से निवेश जो है इन्वेस्टमेंट दो टाइप के होते हैं, एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है और एक होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित निवेश, ठीक है। और उसके बाद दिया गया ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यानी स्वायत्त निवेश। तो यहाँ पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पूछा गया, स्वायत्त निवेश से रिलेटेड पूछा गया। तो स्वायत्त निवेश क्या होता है दोस्तों? यह वह निवेश होता है जो नई तकनीकों तथा नए आविष्कारों को लागू करने के लिए किया जाता है। यह लाभ या आय के बढ़ने पर निवेश जो है पहले जैसे ही लगभग देखने को मिलता है, यानी ये क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, ठीक है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या रहता है दोस्तों? स्थिर रहता है। और यहाँ पे स्थिर कौन सा आपको ग्राफ में देखने को मिल रहा है? तो ग्राफ में आप देख सकते हैं ये जो CD लाइन है ये कांस्टेंट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। कौन सा? CD, ठीक है। तो यहाँ पे CD जो है आपका कांस्टेंट है, जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लाइन को डायग्राम में आपका शो कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमने जाना कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, यहाँ आय बढ़ते जा रहा है लेकिन ये क्या अपना कांस्टेंट है, जैसा है पहले वैसे ही है, सीधे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका CD जो होगा ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को इस ग्राफ में। तो यहाँ पे आपका CD जो होगा दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये जो आपने देखा ऑटोनोमस, इंड्यूस, इस पर कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं इस पर अलग से सेपरेट वीडियो ही ले आऊंगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 33 जो आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और इसका नंबर आप लोग आसानी से ले सकते हैं और जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो मान दिया गया, वैल्यू दिया गया वही दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको पूछा गया किसी अर्थव्यवस्था में MPS दिया हुआ है 0.4, तो गुणांक का मान क्या होगा, ठीक है। MPS का वैल्यू दिया है 0.4, ठीक है। तो मल्टीप्लायर क्या होगा, तो आपको पूछा गया। तो जब दोस्तों याद रखिएगा मल्टीप्लायर को हम किससे डिनोट करते हैं? K से। K निकालने बोला गया और MPS दिया हुआ है, MPS दिया हुआ है, तो आपका फॉर्मूला होता है K = 1/MPS, ठीक है। अब यहाँ पे MPS का वैल्यू क्या दिया है दोस्तों? याद रखिएगा MPS का वैल्यू दिया है 0.4, क्या दिया है? 0.4। अब जब हम लोग पॉइंट को हटाएंगे दोस्तों
तो ऊपर में क्या जाएगा, मल्टीप्लाई में 10 जाएगा, यानी आपका वैल्यू क्या हो रहा है 10/4। अब आपको भागा देना है 10 को किससे, 4 से, तो 4 2 जा 8, ठीक है, पॉइंट बैठाएंगे यहां पे, 0 आएगा, 4 5 जा 20, तो आपका आंसर कितना निकला दोस्तों 2.5, ठीक है। तो 2.5 आपका ऑप्शन में कहीं देखने को मिल रहा है, तो वो सही आंसर होगा। तो यहां पे देख सकते हैं 2.5 ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 देख सकते हैं क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो आखिर ये डायरेक्ट टैक्स होता क्या है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कर जो है आय पर लगाया जाता है, इनकम पर लगाया जाता है, इस प्रकार का कर जो है सीधा डायरेक्ट जो है आपका गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। और प्रत्यक्ष कर में जो है आप डायरेक्ट टैक्स में अगर बात करें दोस्तों क्या क्या होता है, एग्जांपल के लिए आयकर, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट कर यानी आपका हो गया कॉर्पोरेट टैक्स, संपत्ति कर यानी वेल्थ टैक्स, उपहार कर यानी गिफ्ट टैक्स, ठीक है। तो ये सभी ऑप्शन जो है आप देख रहे हैं, उपहार कर ये भी आपका डायरेक्ट टैक्स है, संपत्ति कर ये भी डायरेक्ट टैक्स है, और इनकम टैक्स ये भी डायरेक्ट टैक्स है। यहां पे आपको नहीं पता करना है नहीं बोला है, नहीं बोला है, ठीक है। तो यहां पे जो ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों हम लोग, ऑप्शन सी, कौन सा, ऑप्शन सी जो देख रहे हैं ये वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जो है डायरेक्ट टैक्स नहीं है, बल्कि ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ये क्या है दोस्तों, आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। वस्तु एवं सेवा कर जो है दोस्तों आपका ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है डायरेक्ट सरकार के द्वारा जो है लगाया नहीं जाता है, बल्कि ये इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी जो ऑप्शंस में देख रहे हैं वो डायरेक्ट टैक्स है। यहाँ पे नहीं पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी जो होगा दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे देख लेते हैं क्या पूछा गया है। 35 पे बोला गया है निम्न में से कौन सार्वजनिक वस्तु का एक उदाहरण कौन सा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या किसी के कार पर आपका अधिकार होता है, सभी का, अगर पर्सनल कोई खरीद के रखे, नहीं, चॉकलेट पर नहीं, कपड़ा पर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सड़क जो है सभी पब्लिक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक गुड्स क्या होगा, सड़क जो होगा यहाँ पे पब्लिक गुड्स में आएगा, तो ये रोड करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी जो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में हम समझ गए हैं कि ये पूछा जाएगा। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया, तो व्हेन वाज जीएसटी इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। तो जीएसटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा, उस पर अलग से मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो जीएसटी जो है भारत में कब लागू किया गया दोस्तों, लागू किया गया पूछा गया, इंप्लीमेंट, तो 2017, पूरा डेट याद रखिएगा, 1 जो है जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को जो है लागू किया गया, ठीक है। नीचे कमेंट करके बताइएगा उस समय जो है भारत के प्रेसिडेंट कौन थे जब 1 जुलाई 2017 को ये जो है इंप्लीमेंटेड किया गया था, इंडिया में लागू किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला है दोस्तों, राजस्व व्यय, ठीक है, राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों के अंतर को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स कॉल्ड। कॉमर्स के स्टूडेंट जानते हैं सभी इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आर्ट्स वाले भी जान लीजिए और साइंस वाले भी, इसको हम कहते हैं क्या, रेवेन्यू डेफिसिएट कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होगा दोस्तों डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिएट, ठीक है, राजस्व घाटा कहते हैं। चलिए आगे के और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे क्या पूछा गया है, 38 पे पूछा गया है व्यापार संतुलन क्या है, व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो व्यापार संतुलन जो है आप क्या समझते हैं, यहां पे बोला गया, तो व्यापार संतुलन जो है निर्यात और आयात का अंतर को हम क्या कहते हैं, व्यापार संतुलन कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे निर्यात और आयात का अंतर आपको कहां देखने को मिल रहा है, ऑप्शन जो है बी, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, ठीक है, उसका हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या पूछा गया, 39 बोला गया यदि कोई भारतीय किसी चीनी मोबाइल कंपनी को खरीदता है तो इस लेन देन को भारत भुगतान संतुलन में कहां दर्ज किया जाएगा, ठीक है। इफ एन इंडियन बाइज अ चाइनीज मोबाइल कंपनी वेयर विल दिस ट्रांजेक्शन एंटर्ड इन इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो अगर आप किसी चीज को खरीदते हैं, ऊपर से आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज को नहीं, पूरा मोबाइल कंपनी को ही खरीद ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग अगर किसी चीज को खरीदते हैं तो आपके खाते में क्या होता है, डेबिट होता है। नॉर्मल में आप लोगों को समझा रहे हैं, कोई चीज आपके पैसा कटता है, खरीदते हैं तो आपके अकाउंट से क्या होता है, डेबिट होता है, अगर आता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि ये आप पूरी आप कंपनी को खरीद ले रहे हैं, यानी आप कैपिटल पूरा एकदम ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा, और ऊपर से आप ले रहे हैं, ऊपर से आप क्या हो रहा है, आपका पैसा भी जो है
है, डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सी जो होगा करेक्ट होगा, इन डेबिट ऑफ कैपिटल अकाउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पूंजी खाते के डेबिट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 जो है दोस्तों, क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है। विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम इज कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होगा ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो है हर एक क्वेश्चन को डिटेल वाइज आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता दिया। तो आशा करते हो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को हर एक चीज को इसी तरह से बारीकी से समझना है या नहीं। थोड़ा सा भी आप लोग को हेल्पफुल लगा है तो प्लीज अपने हर एक फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोग के लिए इसी तरह से मेहनत करके और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज लेकर आऊं। और तय मानिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जोड़ के रहिएगा, तो पिछले साल के स्टूडेंट्स की तरह आप लोग भी जो है 90+ स्कोर कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने वीडियोस को शेयर कर दिया होगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।